नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात दिल्ली के जयपुर इलाके की है। जानकारी के मुताबिक दो हमलावर अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मुझे चोट लगी है। ड्रेसिंग के बाद उन्होंने डॉक्टर से मिलने की इच्छा जताई। जैसे ही वे डॉक्टर के केबिन में गए, उन्होंने डॉक्टर को गोली मार दी। घटना के बाद दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मृतक डॉक्टर का नाम जावेद बताया जा रहा है। कालिंदी कुछ पुलिस के मुताबिक मामला जयपुर में स्थित नीमा अस्पताल का है। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है, इसीलिए पुलिस इस घटना में अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। पुलिस की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही है। दिल्ली में डॉक्टर की हत्या का एक और मामला 5 महीने पहले भी सामने आया था, जहां दिल्ली के जंगपुरा में 65 वर्षीय डॉक्टर योगेश चंद्रपाल की 10 मई को गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि हत्या में कुल 7 लोग शामिल थे, जिनमें 4 नेपाली लोग थे। अगली खबर बिहार से है, जहां बिहार के मुंगेर में बेखौफ अपराधियों ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गोली मार दी। उन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। आरजेडी नेता सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर निकले, तभी बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यह घटना सफिया सराय थाना इलाके के हवाई अड्डा मैदान की है। गुरुवार की सुबह जब आरजेडी नेता पंकज यादव मॉर्निंग वॉक पर निकले तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार आरजेडी नेता ठीक बताए जा रहे हैं। आरजेडी नेता को किसने और क्यों गोली मारी, इस घटना का आरजेडी नेता ने कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। एजाज अहमद ने बताया कि बिहार में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। सुशासन खत्म हो चुका है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में खास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उसी रास्ते पर अब बिहार है। उत्तर प्रदेश और बिहार में अब कोई अंतर नहीं रह गया। जानबूझकर विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। रेप और मर्डर केस में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम एक बार फिर 20 दिन की पेरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। गुरमीत राम रहीम को पेरोल मिलने के साथ ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब भी पंजाब और हरियाणा में चुनाव होते हैं, तब रेप और मर्डर के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को तुरंत पेरोल और फरलो कैसे मिल जाती है। डेरा प्रमुख पिछले 7 साल में 15 बार जेल से बाहर आ चुके हैं और 259 दिन से ज्यादा जेल से बाहर रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि उसे पेरोल विधानसभा, लोकसभा या पंचायत चुनाव के समय ही मिलती है। गुरमीत राम रहीम और की फरलो और पेरोल के आंकड़ों से साफ पता चलता है कि बीजेपी ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में उसे जेल से बाहर लाकर चुनावों को निशाना बनाया। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ मात्र एक संयोग की बात है, लेकिन रिहाई राज्य के जेल मैनुअल प्रावधानों के अनुसार ही हुई है, इसलिए इसमें बीजेपी सरकार का कोई हाथ नहीं है। हरियाणा में लगातार चुनावी घमासान है। ऐसे में सूबे की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसी बीच पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी हरियाणा के तोशाम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट अनिरुद्ध चौधरी के लिए वोट मांगे। मीडिया के साथ खास बातचीत में सहवाग ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि तोशाम की जनता भारी मात्रा में वोट डालकर उन्हें विजयी बनाएंगी। वीरेंद्र सहवाग ने आगे कहा कि अपना फर्ज निभाने यहाँ आया हूँ। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब बड़ा भाई कोई काम करता है तो सभी को मिलकर उसकी मदद करनी होती है। सहवाग के तोशाम पहुंचने पर कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि आमतौर पर क्रिकेटर चुनाव प्रचार में नहीं जाते, लेकिन वीरू हमेशा आते हैं। मुझे कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि वीरू यहाँ आए, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। अनिरुद्ध ने कहा कि हमारी जब भी मुलाकात होती है तो क्रिकेट के बारे में कम और निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा बातें होती हैं। स्टेडियम की शर्ट लठ काट रखे है। इतनी आवाज तो स्टेडियम में भी ना आई जितनी अड़ान लग रही है। बस उम्मीद है गुरु की आवाज
अनिरुद्ध चौधरी तक भी पहुंचेगी। और अनिरुद्ध चौधरी ने आप लेकर जाओगे विधानसभा, चंडीगढ़ बैठाओगे, हैं? आवाज आई नहीं। मैं तो बस यह प्रार्थना करना आया हूं अपने बुजुर्ग ताऊ ताइया थे, भाई बहना थे, सब थे कि 5 तारीख ने जब वोट घालन जाओ तो 1 नंबर पर अनिरुद्ध चौधरी का नाम होगा। बटन दबा के मान लोगे मेरी बात है? बस अगर तब मानेंगे तो बाकी सब मानेंगे। राम राम भाइयों। गुजरात सरकार ने 2016 में राज्य के जिला स्तरीय सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करके जिले में अस्पताल संलग्न मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेज की नीति में कुछ सुधार किए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल 7 जिलों में ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। ये कॉलेज बोटाद, देवभूमि द्वारिका, गिर सोमनाथ, खेड़ा, नाडियाद, छोटा उदयपुर, मशीसागर, लूनावाड़ा और डांग आहवा में खुलेंगे। मौजूदा स्थिति में ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेज गुजरात के 5 जिलों बनासकांठा, पालनपुर, अमरेली, दहोद, भरूच और तापी व्यारा में स्थित है। राज्य सरकार द्वारा ब्राउनफील्ड पॉलिसी में सुधार के बाद अब राज्य के कुल 7 जिलों में ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। इन मेडिकल कॉलेजों के खुलने से राज्य की जनता को विशेष चिकित्सकों के माध्यम से जिला स्तर पर अधिक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से प्राप्त होंगी। राज्य सरकार ने मौजूदा ब्राउनफील्ड पॉलिसी में भी महत्वपूर्ण सुधार किया है, जिसके बाद अब गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 20 दिन तक और बच्चों को 1 साल तक का इलाज मुफ्त देना होगा, जिसके लिए NICU बनाया गया है। डायलिसिस सेवाओं के लिए कम से कम 10 बेड 1 यूनिट का निर्माण करना होगा। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भित छात्रों के मामले में हृदय, मस्तिष्क कैंसर और अंग प्रत्यारोपण, कॉकलियर इम्प्लांट को छोड़कर सभी उपचार मुफ्त देने होंगे। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और लद्दाख के कई अन्य लोगों ने महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि उन्हें पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया है और उन्हें अपना अनशन समाप्त कर दिया है। सोनम वांगचुक ने सरकार को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया और उन्हें जल्द ही शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक का आश्वासन दिया गया है। वांगचुक ने कहा कि उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। वांगचुक के कहा कि हमने सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के तहत लद्दाख की रक्षा करने के लिए एक ज्ञापन दिया है ताकि लद्दाख की इकोलॉजी को संरक्षित किया जा सके। बता दें कि वांगचुक की मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में रिजर्वेशन, लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को हिमालय में सशक्त बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे इसे सबसे अच्छे तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। सोनम वांगचुक ने कहा कि आने वाले दिनों में हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री से मिलेंगे। यह गृह मंत्रालय द्वारा हमें दिया गया आश्वासन है। वांगचुक ने कहा कि हमने लद्दाख के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग की है और 6ठी अनुसूची भी इसका हिस्सा है। हमें आश्वासन दिया गया है कि हम शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे और कुछ दिनों में बैठक की तारीख बता दी जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीट शेयरिंग को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी बीच महायुति गुट के हिस्सा एनसीपी नेता अजीत पवार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अजीत पवार ने कहा कि मैं सभी जाति धर्म को मानने वाला नेता हूं। मैं अल्पसंख्यक समाज को बताना चाहता हूं कि राज्य में जितनी सीट हमारी पार्टी को मिलेगी उनमें से 10% सीट हम अल्पसंख्यक समाज को देंगे। अजीत पवार के इस बयान के बाद विपक्षी दलों का रिएक्शन भी सामने आया है। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर धनुष बाण का निशान होगा, कुछ जगह कमल होगा तो कुछ जगह घड़ी होगी। हमारी महायुति यह 3 चुनाव निशान है। हम सब ने अभी बैठकर सीट बंटवारा नहीं किया है, लेकिन वो होगा। हमारा जहां विधायक है वहां हम ही लड़ेंगे। आप चिंता ना करें। जिन लोगों ने अनेक साल तक पार्टी का काम किया है उन्हें विश्वास में लिया जाएगा। युवा वर्ग को हम विश्वास में लेंगे। मैं अल्पसंख्यक समाज को बताना चाहता हूं कि राज्य में जितनी सीट हमारी पार्टी को मिलने वाली है उनमें से 10% सीट अल्पसंख्यक समाज को हम देंगे। मैं सभी जाति धर्म को मानने वाला नेता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबके लिए समान है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में अपना फैसला सुना दिया है। एससी ने इस केस में पूर्व सांसद सूरज भान सिंह समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई की थी और सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा था और साल 2014 में सबूतों के अभाव में सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था। बृज बिहारी प्रसाद बिहार के दिग्गज नेता रहे हैं। साल 1988 में उनकी गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। उस समय वे बिहार सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे। बृज बिहारी प्रसाद इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाले में आरोपी थे। उन्हें पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में शाम की सैर के दौरान गोली मार दी गई थी। ईडी ने गुरुवार को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को तलब किया है। पहले एचसीए के अध्यक्ष रह चुके अजहरुद्दीन पर अपने कार्यकाल के दौरान धन के दुरुपयोग का आरोप है। इस मामले में ईडी की ओर से अजहरुद्दीन को जारी किया यह पहला समन है। यह मामला हैदराबाद के उप्पल में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर, अग्निशमन प्रणाली और छतरियों की खरीद के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी से संबंधित है। बता दें कि पिछले साल ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत तेलंगाना में 9 स्थानों पर छापेमारी की थी। इसमें एचसीए के पूर्व पदाधिकारियों गद्दाम विनोद, शिवलाल यादव और अरशद आयूब के आवास भी शामिल थे। इस रेड में ईडी के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। जानकारी के अनुसार ईडी की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हैदराबाद द्वारा दर्ज की गई 3 एफआईआर पर आधारित है, जिसमें खरीद प्रक्रियाओं में गंभीर अनियमितताओं को, कार्यों में देरी और एचसीए को हुए नुकसान का जिक्र है। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि एचसीए के पदाधिकारियों ने निजी पार्टियों के साथ मिलकर बढ़ी हुई दरों पर निविदाएं आवंटित की, काम पूरा हुए बिना अग्रिम भुगतान किया और बड़े मूल्य के नगद लेन देन लगे रहे। पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब बिहार के सियासी मैदान में उतर गए हैं। बुधवार को महात्मा गांधी की जयंती पर उन्होंने पटना में अपने राजनीतिक दल जन सुराज का ऐलान किया। प्रशांत पिछले 2 साल से बिहार में जन सुराज अभियान के तहत पदयात्रा कर रहे थे। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके मनोज भारती को जन सुराज का पहला कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज भारती मूलतः मधुबनी जिले के रहने वाले हैं और दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वे पिछले 2 साल से जन सुराज के लिए बिहार में सक्रिय हैं। भारती अगले साल मार्च तक कार्यकारी अध्यक्ष पर बने रहेंगे और सांगठनिक चुनाव के बाद नियमित अध्यक्ष होंगे। जनसुराज में अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए होगा। आज जनसुराज के नेतृत्व समिति की घोषणा कर दी जाएगी। इसका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा। पीके का कहना था कि मनोज को योग्यता और समर्पण के आधार पर चुना गया है। अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा 2 बार दिए, नहीं पास कर सके। ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं हैं, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है।